सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह और नए अज़्म के साथ आपको वेलकम कहते हैं दुनिया बोल है में। ये पूरा हफ्ता बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के लिए भी। देखना ये है कि कल वैसे संडे था लेकिन बहुत ज़्यादा सियासी गहमा गहमी नज़र आई। खान साहब का जलसा, मरीम नवाज़ का जलसा, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो का भी जलसा हुआ कराची में और काफ़ी नई चीज़ें सामने आई। और कुछ ज़रा का कहना तो ये भी है कि इस हफ्ते के आखिर तक फैसला हो जाएगा कि या तो तेल की कीमतों में इजाफा होगा या फिर असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। तलहा क्या कहते हैं आप? लेकिन फ़हीम, मुझे जो फील आई कल, मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी जलसा था पीएसपी का कल, तो कल कुछ इलेक्शंस की तैयारियां लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन शुरू से हो गए हैं। माहौल, सियासी पिंडाल जिस तरह सजे हुए थे पूरे पाकिस्तान में, इतनी सारी पार्टीज के एक साथ एक ही दिन लग यही रहा कि बिल्कुल तबले जंग बच चुका है। बिल्कुल, आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की और आप ये भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर भी ये न्यूज़ वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा ये रूमर है या असल न्यूज़ है नहीं पता कि बहुत जल्द यहाँ तक कहा जा रहा है कि 72 घंटों में हुकूमत तहलील, असेंबली तहलील कर दी जाएगी और नई हुकूमत आ सकती है। तो एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। लेकिन सबसे अच्छी बात जो कि कल के जलसे में हुई फैसलाबाद वाले में, राना सनाउल्लाह साहब ने जो जगह चूज़ की गई थी इमरान खान साहब की जानिब से, घंटा चौक, उसके बारे में बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट राना साहब की तरफ से आई और उन्होंने जगह का तयन करते हुए कहा कि इमरान खान साहब का जलसा उस चौक पर है जो कि बहुत ही मशहूर। साथ साथ पीटीआई ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को परसू करने का फैसला कर लिया है। उसको अपने लॉयर्स को कहा है कि केस तैयार की जाए, दरखास्त तैयार की जाए। उसको भी तफसीलन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। फैसलाबाद के पिंडाल से कप्तान की ललकार, साजिशी टोला इस्लामाबाद मार्च से खौफजदा है। मुझे मारने की साजिश तैयार की गई है, अवाम ने उन्हें छोड़ना नहीं है। नई हुकूमत भी साबका हुकूमत के नक्शे कदम पर, एक बार फिर आवाम को सब्सिडी दे दी। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से इनकार, मुआशी बोझ बर्दाश्त करने के लिए नई हिकमत अमली तैयार। स्कूल हमारा, किताबें हमारी और अब स्टेशनरी भी। बेहतरीन तालीम का असूल बच्चों पर हुआ मुहाल। वालिदैन स्कूल वालों की मनमानियों से परेशान हो गए और कमजोर कंटेंट का सिनेमा मालिकान को नुकसान का डर। और कमजोर कंटेंट या सिनेमा मालिकान को नुकसान का डर। ईद पर रिलीज पाकिस्तानी फिल्में पर्दे पर एक हफ्ते भी ना टिक सकी। वजह क्या है, प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जहां पर हम सियासी माहौल को देख रहे हैं वहां हर शोबे के साथ साथ, हर इंडस्ट्री के साथ साथ अल्लाह ये भी देखने में आ रहा है कि हमारी जो शोबिज़ इंडस्ट्री है वो भी इस वक्त बहुत ही बर्बाद हो रही है। और जिम्मेदार वो ठहरा रहे हैं जैसे कि हुकूमत और अपोजिशन का पट्टा चल रहा है। अपोजिशन कहती है हर बुराई की जिम्मेदार हुकूमत है, हुकूमत कहती है हर बुराई की जिम्मेदार अपोजिशन है, जो कि हमें ये सारी चीज़ें तोहफे में देके गई है। इसी तरह से हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री भी यही कह रही है कि हॉलीवुड की मूवीज़ ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। लेकिन मूवीज़ से रियलिटी की जानिब आते हैं और वाकई ये हफ्ता बहुत ही अहम होने वाला है। 20 मई भी इसी हफ्ते में आने वाली है और जलसों का सिलसिला जारी हो सारी है। खान साहब के जलसे इस तेजी से हो रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि रात के 9 बजे का वक्त तब्दील करके खान साहब के नाम से मंसूब कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उस टाइम पर और कुछ भी नहीं होता सिवाय जलसों के। क्यों तला? यकीनन और सूरत-ए-हाल ऐसी है कि पेट्रोल का खतरा भी लटका रहा है। और आप जानते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डॉक्टर स्ट्रेंज ने परेशान किया हुआ है। हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन भी काफी इस वक्त स्ट्रेंज हो रही है और मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल का मसला इस वक्त बहुत बड़ी तलवार बन के लटक रहा है और पेट्रोल की वजह से लोग बड़े परेशान हैं कि क्या होना है। मुआशी सूरत हाल भी काफ़ी सीरियस है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अमजद अली खान नियाजी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नियाजी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कि इस वक्त मुल्क बड़े स्ट्रेंज टाइम से गुजर रहा है। स्ट्रेंज मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मुआशी तौर पर भी तलवार लटक रही है, सियासी तौर पर भी तलवार लटक रही है, मुआशरती तौर पर एज ए सोसाइटी भी हम लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। ऐसे में आप क्या समझते हैं, क्योंकि कल का जो दिन था, संडे का दिन, हर पार्टी ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, पावर शो हुआ, पूरे पाकिस्तान में पिंडाल सजे हुए थे, हर कोई अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमका रहा था। इलेक्शन आप कितना करीब देख रहे हैं, पहले तो ये बता दें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी की फुटेज निकाल के देख सकते हैं, फैसलाबाद हो, गुजरात हो, या जलसी हो या जलसा हो, क्योंकि अभी तक वो पता नहीं चल सका बिलावल की तरह। तो एक दोनों जो जलसे हैं जो गवर्नमेंट के थे और जो इमरान खान साहब का जलसा था, इसमें फर्क है। इमरान खान साहब जलसा नहीं कर रहे, ये एक सोच लेके चल रहे हैं। एक सोच है भिखारी की, एक सोच है खुददारी की, यानी कि हमने पाकिस्तान को उठाना है अपने पैरों पे, अपनी सोच लेके आना है। हमने क्या करना है, बेसिकली इमरान खान साहब फ्यूचर विजन दे रहे हैं पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले सालों में या अभी से हमने किस तरफ बढ़ना है। सोच का फर्क है। वो इक़्तिदार के लिए वो जलसे कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए कर रहे हैं कि सर फहीम हमारे मेरे साथ बैठे हुए, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। फहीम खान पूछिए। जी राना साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी आपने बिलावल साहब का जिक्र भी कर दिया यहाँ पर एक अदर मदा की, पर क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि कल उनका इस्तकबाल कराची में बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुआ और उनकी स्टेटमेंट भी आ गई कि साजिश तो हुई है लेकिन बिलावल हाउस में हुई है, अमेरिका में नहीं हुई? आप अगर इमरान खान साहब का वहाँ पे जो कराची का जलसा देख लें और इसके मुकाबले में चंद 100 लोग या अगर 1000 भी कर लें, कहाँ लाखों लोग कराची के खान साहब के इस्तकबाल के लिए खड़े और फिर खुद खड़े हुए। और जब भी एहतजाजी कॉल दी जाती है तो वो खुद ब खुद रोडों पे आते हैं। वो भी तारीख का हिस्सा है। उसके मुकाबले में इनकी क्या, मैंने कहा जल्दी नहीं सर, मैं कथा कलामी की माफी चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनकी स्टेटमेंट की वजह से तो आप नाला नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन कोई नहीं हो रहा। उनकी कोई कॉल नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ वेलकम करने के लिए आए। कॉल तो हमने कराची में वो भी देखी है कि 1 2 3 और फिर पिन ड्रॉप साइलेंस, तो उससे भी फिर कंपैरिजन किया जाएगा आपके जलसे का। तो कंपैरिजन नहीं हो रहा। सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि बिलावल साहब से खफा होने की वजह क्या ये है कि साजिश बिलावल हाउस में हुई? देखो, ये वो लोग हैं जो मीर जाफर भी हैं और मीर सादिक भी हैं, और ये इन्होंने अमेरिका में जो साजिश हुई तो ये लोग भी उसका हिस्सा है। यही वो लोग हैं जिनकी जायदादें बाहर है, अमेरिका में है, यूरोप में है, अपने दमड़ी भी बचा रहे हैं, दमड़ी भी बचा। इन्होंने तो भुट्टो साहब की कब्र को भी बेच दी है। ठीक है, ये अपने साथ दुम लगा के भुट्टो की, तो वो उससे तो भुट्टो साहब नहीं बन सकते ना। भुट्टो ने आज़ाद खारजा पॉलिसी की कोशिश की और जिसको उन्होंने फिर उसको फेस भी किया, और भुट्टो की लेगेसी तो बड़ी डिफरेंट थी। लेकिन अफसोस बात है कि आज यही कहा करते थे कि जी नून लीग के जो लोग हैं वो पैरोकार हैं जनरल ज़ियाउल हक के, और जनरल ज़ियाउल हक का जो रूहानी बाप है वो नवाज शरीफ है। सही। अमजद साहब ये बताइएगा कि मफादात की गेम है। जी अनिल साहब, सवाल ले लीजिए मेरा। जी मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि कल के जलसे में भी और परसों सियालकोट के जलसे में भी खान साहब ने क्लियरली कहा है कि उनको कत्ल करने की साजिश हो रही है बंद कमरों में, और उन्होंने इसके ऊपर वीडियो भी बना दी है, उसका नाम भी लिया गया, उनमें सबके नाम भी हैं। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग वीडियो क्यों नहीं लेके आ रहे सबके सामने? क्या खुदा ना खासा कि सानिया का वेट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला सबसे पहले हमारे लीडर को वो गर्म हवा भी ना लगे, हम उसके लिए मौजूद हैं। हर आने वाली मुश्किल को हम अपने सीनों पे झेलेंगे। खान साहब ने कौम के सामने जो इंकशाफ किया है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबको पता है कि जितने भी किरदार हैं उनको रजीम चेंज करने में जो अमेरिका की शय पे यहाँ पे उन्होंने अपने किरदार अदा किए, तब उन्होंने देखा कि उनके हाथ कुछ नहीं आया, ना आने वाला है। उन्होंने जबरदस्ती इक्तदार पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन लोगों की रूहों पे कब्जा तो नहीं कर सके। तो उन्होंने जो साजिशें करना मुख्तलिफ तरीकों के साथ, कभी कैरेक्टर असैसिनेशन के नाम पे डीप फेक जो है वीडियोस बनाने की कोशिश की, फिर कई तरह के बेबुनियाद इल्जाम भी लगाए, लेकिन अब उनके फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं आया। तो अब जान के दरपे हुए मंसूबे बनाए गए जिनका इल्म जनाब इमरान खान साहब को है। लेकिन खान साहब को ये खदशा कैसे हुआ अमजद साहब? ये कैसे उनको ये खदशा हुआ, या उनके जहन में कैसे ये बात आई, कुछ सामने आई है कुछ चीजें, कैसे वो इतनी बड़ी बात चीजें हैं? पूरी आवाम से उन्होंने वादा भी लिया इस चीज पे कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो वो इंसाफ अपनी आवाम से खाए कि आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे।
ऐसा क्या हुआ है? खदशा नहीं है, खदशा नहीं है, बाकायदा जो कॉन्स्पिरेसी हुई है वो सामने आई है। उसके मुताबिक खान साहब ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करा के रख दी है और अल्लाह ताला, मैंने पहले कहा कि हमारे लीडर को, हमारे भाई को सलामत रखे, दुश्मनों के वार खाली जाए। तो इसलिए उन्होंने कौम के सामने जो है वो हकायक सामने रखेंगे इनके साथ। तो ये चीजें थी कि अगर कुछ हुआ तो वो कौम जान ले कि कौन मीर जाफिर है, कौन मीर सादिक है और कौन इस साजिश। लेकिन न्याई साहब, मेरी नज़र में खान साहब ने अपना स्टांस चेंज किया है। वो पहले कहते थे कि मुझे अल्लाह में यकीन है, मौत का वक्त फिक्स है, लेकिन अब कह रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। खैर, मूविंग फॉरवर्ड ये बताइए कि रूमर और भी ये चल रहा है कि अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कुछ हो सकता है, कुछ अनसर्टिनिटी है, शायद इलेक्शन की बात आ जाए, शायद हुकूमत नहीं आने की बात हो जाए, केयर टेकर सेटअप की बात हो जाए। आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहले तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी मौत हमने कहा, लेकिन साजिशों को बेनकाब करते हुए खान साहब ने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। और दूसरी, आपका ये कहना कि 72 घंटों में, इसमें कोई शक नहीं। देखे, कोरोना के मुश्किल हालात में भी जहां एडवांस कंट्री है उन्होंने 5.2 जो है ग्रोथ रेट दी है और पाकिस्तान ने 5.6 दी है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। इसी तरह कोरोना में इवन हमारे जो नेबरर कंट्री है उसने -6.6 उनका था और पाकिस्तान में -1 था। तो इस मुश्किल में हमने इकोनॉमी को रिकवरी में भी दी और अपने लोगों को भी बचाया और टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा हो रहा है। अब पता नहीं इनकी कैपेबिलिटी कितनी है कि उसको वो सस्टेन कर सके, लेकिन है नहीं, क्योंकि इनकी जो अभी तक लंदन ज्यादा वहां से अगर एक मफरूज शख्स से जो मुजरिम है उससे अगर डायरेक्शंस लेनी और पाकिस्तान को चलाना है तो उससे बड़ी क्या बदकिस्मती हो सकती है पाकिस्तान की। तो इनके पास अब इन्होंने तो पिछले 6 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान जो हमने बहुत मुश्किल से स्टेबल किया थी, इकोनॉमी की थी, उसको इन्होंने उड़ा के रख दिया है। हालांकि सब चीज इनके हाथ में थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप देखें पेट्रोलियम मसनूआत जो है, अब अगर बम गिराते हैं लोगों पे, क्या करते हैं, जो फ्लाई जो हमने बहुत लेकिन अमजद साहब, ये लोग सारा मलबा आप पे डाल रहे हैं ना, आपकी हुकूमत पे डाल रहे हैं कि आपका हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया, तो पूरा मलबा आपकी हुकूमत पे डाल रहे हैं। हम तो मैंने कहा ना कि हमने तो कोरोना जैसे मुश्किल हालात में अल्लाह ताला की मदद से हमने लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उठा के रखा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत सारे सेक्टर हमने, और इवन हमने जो रिजर्व दिए वो भी 2018 में जो मिले हमसे, लेकिन हमने तो उससे कई गुना ज्यादा इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया है आपकी हुकूमत में। इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि पहले हम चीनी और गंदम एक्सपोर्ट करते थे जब 4 साल पहले वो हुकूमत में थे, लेकिन अब हम बाहर से मंगवा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जो जितने भी एग्रीकल्चर साइड पे किसानों को सबसे ज्यादा 1100 अरब रुपए जो है वो गए हैं, लोगों को गए हैं, लोगों की जिंदगियां बदली हैं। जो 5 बम्पर क्रॉप्स हुई है उसमें ये कौम उठी है, ये किसान उठा है। अगर उनको नजर ना आए तासुब की बुनियाद पे एक जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया पीटीआई के अमजद खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। लेकिन फ़हीम, एक बात तो वाज़ेह है, जब भी कोई हुकूमत आती है, पिछली हुकूमत पर लान तान होती है, कहते हैं सारे मसले उन्होंने हमें दिया, हमारा कोई कसूर नहीं है। और हमेशा तो यही देखा गया कि पीटीआई की जो नैरेटिव है हमेशा वो साजिशों को बेनकाब कर रहा होता है, बता रहा होता है अवाम को मुल्क के हालात कैसे हैं। लेकिन फिर भी अगले 72 घंटों में अगर केयर टेकर सेटअप का ऐलान हो जाता है, इलेक्शंस का ऐलान हो जाता है, तो मेरी नज़र में जो मुल्क में इस वक्त अनसर्टेनिटी है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये हो सकता है क्योंकि पॉलिटिकली हम जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली IMF के साथ मुआहदे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की। अमजद साहब कई मरतबा जो है वो नियाज़ी साहब जिक्र करके चले गए, कोरोना में हमने बड़ा अच्छा काम किया। तो एक चीज़ और मेंशन करनी चाहिए थी कि कोरोना की एक वैक्सीन क्या, हमने ह्यूमन ट्रायल भी यहाँ दिया है, तो वी वर द लैब रैट्स एज वेल।
और ऐसी बात नहीं है। हाँ डेफिनेटली ह्यूमन ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो एक्सपेरिमेंट हुए हैं दो के इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक का लाख करम हुआ। बाकी नियाज़ी साहब के लिए आपने नुकसान नहीं हुआ, साइड इफेक्ट्स थे। साइड इफेक्ट्स तो हर चीज के होते हैं, इसमें क्या है, ज्यादा कॉफी पी लेंगे उसके भी साइड इफेक्ट्स आएंगे। रात भर जागते रहेंगे, दिन भर भी ऐसा ही होगा। इमरान खान साहब को अल्लाह पाक सलामत रखे, बल्कि तमाम लीडरान की जिंदगी सलामत रखे। हिसाब और एहतिसाब अदालत में होना चाहिए, सड़कों पर नहीं। बिल्कुल। अच्छा जी, लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है, अगले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं हुकूमत के लिए भी और हम सब के लिए बतौर आवाम। तो बात करते हैं सितारों के हालात इस वक्त क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है, किस किस तारे क्या चाल चलने वाले हैं। और फिर उसके बाद पहले सूरज ग्रहण आया, फिर चांद ग्रहण आया है, इस पर भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हुकूमत पे असर होगा। सब असरात क्या साबित होंगे, किस तरह से हो, सितारों की चाल क्या कह रही है, इस बारे में हम बात करेंगे फेमस टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह से और देखते हैं उनकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट प्रेडिक्शन में बताया था कि मई का मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएगा, हुकूमती लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी जो है काफ़ी चेंजेस मुझे नजर आ रहे थे। कार्ड्स की एनर्जीज जो कह रही थी, लेकिन आज की एनर्जीज कह रही हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो काफ़ी होपफुल नजर आ रहे हैं, सोच रहे हैं। स्ट्रेस तो है, जैसे कि काफ़ी इनकी आपस में जो है मशावरात, मतलब काफ़ी मशवरे वगैरह चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी उम्मीद से हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा। उनकी हुकूमत जो है वो किसी न किसी तरीके से वो तो शहबाज शरीफ की जो भी सोच है वो बताएं। आप बताएं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं इस बारे में। भाई उनके कार्ड्स ने बता तो दिया कि शहबाज शरीफ साहब उम्मीद से हैं। अभी तो उन्होंने बताया वो काफ़ी उम्मीद से हैं। और उनको उम्मीद है, यकीन है कि उनकी जो हुकूमत जो है वो चलती रहेगी। लेकिन जो अवाम की तरफ से 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, काफ़ी प्रेशर नजर है, क्योंकि महंगाई और डॉलर्स और इकोनॉमी की जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, उस वजह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं काफ़ी घबराते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। काफ़ी मुझे इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी नुकसान, काफ़ी लॉसेस नज़र आ रहे हैं। ये महंगाई जो है वो और ज्यादा जो है उसमें उनसा मैं अगर आपसे एक इस वक्त एक साहब के बारे में पूछना चाहूँ, बड़ी प्यारी शख्सियत हैं उस्मान डार साहब, उनकी हवालात से काफ़ी तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई हैं। कभी उन्होंने सर पे बैंडेना बांधा हुआ है, कोई शाहरुख खान के किसी कैरेक्टर से भी उन्हें मिलाया जा रहा है। उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि उनसे किसी से मुलाकात हो जहाँ लिखा हो आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है, ठीक ठाक आ जाएंगे बाहर? देखिए कार्ड तो बड़ा जबरदस्त है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और कार्ड तो बड़ा स्टेबल और सक्सेस का कार्ड होता है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं उसको कंट्रोल कर लेंगे और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और ना स्ट्रांगली जो है वो जो भी इश्यूज से गुजर रहे हैं उससे निकल आएंगे। हाँ, हवालात से तो निकल आए हैं, इशू से भी निकल आएंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया। लेकिन लग रहा है कि अभी तक ये सितारे कुछ बता नहीं सके कि क्या शहबाज शरीफ कुछ दिनों के प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं या फिर कंटिन्यू करेंगे। हम मजीद बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में, लेकिन इससे पहले वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और वक्फे में जाने से पहले जैसे कि ताला के पास एक बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी मौजूद थी एजुकेशन पर, हम अब उसी पे बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया चलेंगे कि ताला जहाँ तक ये दुनियावी मामला है तो दीन ने भी सबसे पहली चीज़ इक़रा बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी खलक़ के पढ़ो, अल्लाह के नाम से जो हर चीज़ का खालिक भी है, कमोबेश तर्जुमे के साथ। इस वजह से इल्म को पढ़ने को बहुत ज़्यादा अहमियत इस्लाम में भी हासिल है और हर माशरे में, हर तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन बदकिस्मती से कह लीजिए कि पाकिस्तान में एजुकेशन के 2 स्टैंडर्ड्स हैं, एक वो जो अमीरों के लिए है, एक वो जो गरीबों के लिए है। ये एक बहुत ही बड़े ब्रैकेट में मैंने बता दिया है, इसे समराइज करेंगे अब। मिडिल क्लास तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता ना, कहीं मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम अभी तक पीले स्कूल वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। खैर पूरी स्टोरी क्या है, क्योंकि पेरेंट्स बड़े परेशान हैं इस चीज़ों से। तलहा हमें बताएंगे कि तलहा क्या हो रहा है। बेसिकली एक तो अल्लाह की शान है। फ़हीम, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, यकीनन इक़रा पहली वही थी, लेकिन हमारे अल्लाह की शान ऐसी है कि कोई तख्ती पे पड़ा हुआ, दरख्त के नीचे पड़ा हुआ बड़ी बड़े ओहदों तक पहुंच जाता है, और कोई बड़े बड़े स्कूलों यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां हासिल करके भी धक्के खा रहा होता है। तो यकीनन मेरे रब की बड़ी शान है। लेकिन इस वक्त इशू ये है कि जून जुलाई की छुट्टियां आई हैं, समर वेकेशंस आए हैं, लेकिन सैडली स्कूल्स ने पेरेंट्स को कहा
कि आप जून जुलाई की फीस भरेंगे तो आपका बच्चा इम्तिहान में बैठेगा, और मुसलसल फीसों में भी इजाफा हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। सैडली सिचुएशन बड़ी सीरियस है, क्योंकि तालीम के नाम पर जो हो रहा है हमारे मुल्क में वो एक बड़ा घिनौना खेल है। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि शायद मेरी जो यूनिवर्सिटी की फीस थी, आज वो एक प्ले ग्रुप की फीस है एक बच्चे की जो छोटी सी जमात में, जो भी फर्स्ट में भी नहीं आया। खैर सिचुएशन सीरियस है। डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल एसोसिएशन से हमें ज्वाइन किया है सैयद तारिक शाह साहब ने, और साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से हमूद जाफरी साहब। आप दोनों अफराद का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहले हम स्कूल एसोसिएशन की तरफ जाएंगे। शाह साहब, ये बताइए तारिक साहब कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो आपकी कंप्लेंट्स हैं वो आपके सामने रिपोर्ट में थी, मैं चाहूँगा कि आप अपना मौक़िफ़ पहले सामने रखें। हेलो, देखिए एक तो बात, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी देखिए एक तो बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है। गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो गवर्नमेंट सिस्टम जो है हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, या कोलैप्स हो गया है, जिसकी वजह से पेरेंट्स सबसे ज्यादा मसाइल में रहते हैं। और जितनी भी रिपोर्ट मैंने आपकी देखी, देखें मसाइल तो बढ़ते चले जाएंगे जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जाएगी। और जहां तक बात है कि स्कूल अगर 2-3 महीने की फीस पर मामला डिसकंटिन्यूशन की तरफ लेके जाता है, तो देखिए हमारी भी मजबूरी है। हम ये कोई शौक में नहीं करते। जब पेरेंट जो है महीने की फी पे नहीं कर रहा होता, तो स्कूल के ऑब्वियसली अखराजात होते हैं जो उसको हर महीने बेयर करने होते हैं। यहाँ टैक्सेस लगा दिए जाते हैं स्कूलों पे, कमर्शियल बिजली हमारे ऊपर है, हमारे पास तमाम जो है वो इंडस्ट्रियल चार्जेस जो लगते हैं वो स्कूल पे ही लगते हैं। स्कूल बंद रहते हैं ना, बेयर करने के लिए माहाना फीस वसूल करना जरूरी होता है। लेकिन तारिक साहब, जून जुलाई में तो स्कूल बंद रहते हैं ना, तो फिर आपके कहाँ से बिजली के बिल आते हैं जो आप पूरी देखिए हमेशा का जो है वो ये डिस्कशन होता है, और हमें हमेशा ये एक्सप्लेन करते हैं। देखिए टीचर्स की सैलरी तो वहीं रहती है, बिल्डिंग का रेंट वहीं रहता है, बिल्डिंग के अखराजात में सिर्फ अगर बिजली में कमी आती है तो वो मेंटेनेंस की मद में बहुत ज्यादा अखराजात होते हैं, वेयर एंड टेयर जिसे कहते हैं। नहीं, ये बात आपने सही कही तारिक साहब के हर साल यही डिस्कशन होता है, लेकिन हम इस चीज से हर साल बाहर नहीं निकल पाते, बल्कि उसी में धंसते चले जाते हैं। चले फिर ये बता दीजिए कि जैसा कि अभी ताला ने बताया कि एक टॉडलर की जो फीस है, केजी के भी नहीं, एक टॉडलर की फीस जो आप पे कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, वो एक यूनिवर्सिटी लेवल की फीस हुआ करती थी। ये किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे इतनी फीसेस? वो आप सही कह रहे हैं। देखिए इस माशरे में चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना। ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जो 500 रुपए फी चार्ज कर रहे हैं, और ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जो 50,000 रुपए फी चार्ज कर रहे हैं। तो फर्क क्या है इन दोनों में? 500 वाला क्या पढ़ रहा है, 50,000 वाला क्या पढ़ रहा है, फर्क क्या है इनमें? देखिए फर्क फैसिलिटीज का है। वहाँ क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं आप, मुझे ये बताएं ना। जस्टिफाई कैसे हो रहा है? एसी लगाया हुआ है आपने, एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, जस्टिफाई कैसे करेंगे इस फीस को? मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बता रहा हूँ जी कि देखिए वहाँ पे एनवायरनमेंट का फर्क होता है कि वहाँ पेरेंट्स जो है वो मांग रहे होते हैं एसी, एयर कंडीशन मांग रहे होते हैं, तो वहाँ एयर कंडीशन का फर्क होता है। वहाँ टीचर्स का डिफरेंस होता है, टीचर बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिफाइड होते हैं उन जगहों पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर होता है, मतलब हर चीज का डिफरेंशिएशन होती है। और कोई जबरदस्ती किसी को बाउंड नहीं किया जा रहा होता कि आप उन्हीं स्कूलों में जाएं जो महंगे हैं। वहाँ आपकी जो इस्तात है उसके मुताबिक अगर आप स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे तो वो भी अच्छी तालीम दे रहे हैं, आप वहाँ पर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टेटस सिंबल के लिए जो है वो ज्यादा फीसेस की तरफ पेरेंट जाते हैं, और जब खुदा ना खास्ता राइट शाह साहब, मैं कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। हमूद उल हक जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राइट तारिक भाई, आई विल कम बैक टू यू। हमूद साहब आप बताइए आपका क्या मौक़िफ़ है इस पूरी सूरत हाल पे? आपने भी गुफ्तगू सुनी। मैंने आपका इंट्रो सुना और मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने काफी मेहनत के बाद रिपोर्ट तैयार की, और तकरीबन हमारा तमाम मौक़िफ़ जो है वो मैंने आप ऑलरेडी पेश कर चुके। और जहाँ तक तारिक साहब की बात है, अनफॉर्चुनेटली मुझे आप लोगों की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन तारिक साहब की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं वो नहीं सुन सका जो उन्होंने कहा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि अभी जो आपने इंट्रो में तफसीलात बताई, सारी जो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमारी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन और स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के नदीम मिर्जा साहब हमारे साथ थे। यही सारे इश्यूज हमने वहाँ पे एड्रेस किए थे। अभी आप बात कर रहे थे कि 2 महीने की छुट्टियों की फीस थी कि 2 महीने तो छुट्टियां स्कूल बंद रहते हैं, फिर क्यों पूरी फीस की जा रही है तरह। और अब मैं आप लोगों को बताऊं कि कोविड के दौरान तो 2 साल स्कूल बंद रहा है ऑलमोस्ट,
और उन्होंने उस दौरान भी माँ सिवाय चंद महीनों के जिसमें कोर्ट के ऑर्डर के तहत 20% फीस कम की गई थी, बाकी पूरे टाइम पूरी फीस हुई। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे, अगर कोई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं फीस के हवाले से या मीडिया पे जाते हैं या कोई अपील करते हैं तो उनके बच्चों के साथ बुरा सलूक स्कूल में किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है, सख्ती की जाती है उनके ऊपर, उनको बार बार धिक्कारा भी जाता है, तो ये क्यों होता है? ये इसका जवाब दें आप मुझे। क्योंकि अगर पेरेंट्स, जैसे सपोज अभी फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, अगर आपने फीस जून जुलाई की पे नहीं की है अप्रैल और मई के साथ, तो आपको एग्जाम में अपीयर होने नहीं दिया जाता, कहाँ से लेके आएंगे पेरेंट्स फीसेस? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। जो डायरेक्टर जनरल एजुकेशन मातहत के तमाम प्राइवेट स्कूल चलते हैं वो बार बार हर साल ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि 1 महीने से ज्यादा 1 महीने में फीस नहीं ली जा सकती। मतलब दूसरे लफ्जों में यूँ कहना, एडवांस फीस नहीं ली जा सकती। ये पहले जनवरी में लेते थे, अब मई में जून जुलाई की फीस मांगनी शुरू कर दी है। कहते ये हैं कि हमें टीचर्स की तनख्वाहें देनी होती हैं, और टीचर से पूछो तो वो कहते हैं बहुत सारे टीचर्स को तो जून जुलाई की तनख्वाहें मिलती ही नहीं है। लेकिन टीचर्स भी एडवांस तनख्वाह नहीं देते ना जून जुलाई के महीने में ही देते, तो पेरेंट्स पे क्यों फोर्स किया जाता है कि आप पहले एडवांस फीस दें? बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है। और क्यों फोर्स किया जाता है तो इसका जवाब तारिक साहब से ले लेते हैं। अबू साहब, ये मेरे ख्याल में ये तारिक साहब जो है इसका जवाब ज्यादा बेहतर दे सकेंगे। तारिक साहब ये बताइए क्यों फोर्स किया जाता है पेरेंट्स को कि आपने फी पे करनी है वरना आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। ये भी जो है वो अभी आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि ये एक धमकी भी मिलती है। एंड एडिंग टू फहीम्स क्वेश्चन तारिक साहब, एक और सवाल कि क्या जिस तरह हम बड़े बड़े इदारों के ऑडिट्स होते हुए देखते हैं ताकि उनके प्रॉफिट स्प्रेड्स वगैरह देखे जा सकेंगे, वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या स्कूलिंग के अंदर ऐसा होता है? क्या प्राइवेट स्कूल जो बड़ी फीसें चार्ज करते हैं उनका ऑडिट हो सकता है? जवाब दे दीजिएगा। ये देखिए, बात ये है कि क्या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं है ये। जब प्राइवेट एक एंटिटी है, एक सोल प्रोप्राइटर एंटिटी है, तो वहां पर आप किस तरह ऑडिट कर सकते हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, फी स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मौजूद है जो गवर्नमेंट का इदारा है, और रजिस्ट्रेशन जब 3 साल के बाद रिन्यूअल की तरफ जाती है तो वहां से फी अप्रूव कराकर जो तालीमी इदारे हैं वो आगे पेरेंट्स से चार्ज करते हैं, उसके बगैर चार्ज नहीं किए जा सकते। यहाँ तक तो रेगुलेट करना मुनासिब है, लेकिन अगर आपके ऑडिट कराना और ये सब चीजें कराना तो फिर इस तरह तो तमाम जितने भी प्राइवेट एंटिटीज काम कर रही हैं। आप ऑडिट को छोड़ो तारिक साहब, ये बताएं कि पेरेंट्स को क्यों फोर्स किया जाता है जून जुलाई की फीस एडवांस में देने का? इसका जवाब मुझसे ले, मैं देता हूं आप लोगों को। इनका ऑडिट का जवाब मैं चाह रही थी कि तारिक साहब, टाइम वक्त हमारे पास बहुत कम है, मैं चाह रही जल्दी से आप क्विकली जवाब दे दें। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं बता दूं क्योंकि ये नहीं बताएंगे। आप बताइए। आवाज कट रही है आपकी। ऑडिट रिपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है ना, ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुकी है तलहा, और वहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीस की ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं, और जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट में कि ड्रग माफिया के बाद अगर किसी के अकाउंट्स में मैंने पैसे देखे हैं तो वो स्कूल माफिया है। ये मैं जस्टिस एजाजुल एहसन के वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ आपसे। और अप्रूवल की बात की तारीख में शर्म की बात है, मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि ये कह रहे हैं अप्रूवल मिलता है हम फीस चार्ज करते हैं। बेशुमार स्कूल अप्रूवल की कोई परवाह नहीं करते, ना ही अप्रूवल लेते हैं सालाना। इनसे पूछे कि पिछले 3 सालों में कौन से स्कूल ने सालाना फीस के लिए अप्रूवल लिया है, और हर स्कूल सालाना फीस चार्ज कर रहा होता है। डायरेक्टर मंसूर सिद्दीकी साहब थे और उन्होंने मुझे खुद ये बताया कि पिछले 3 सालों में उन्होंने किसी स्कूल को सालाना फीस की अप्रूवल नहीं दी है। ये तो सिर्फ सालाना फीस की बात कर रहा हूँ, मंथली फीस भी ये लोग ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। बहुत शुक्रिया। आप देखें अगर तलहा तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ फीस की बात नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म उनकी पसंदीदा दुकान से लिया जाएगा, स्कूल का जो सिलेबस होगा वो उनकी पसंदीदा दुकान से लिया जाएगा, इसके अलावा कहीं और से लिया तो आपके बच्चे को बैठने नहीं दिया जाएगा। अच्छा फहीम, आप तो कह रहे हैं कि उनकी पसंद की दुकान से लिया जाएगा, वो तो शायद कमीशन बेस होता है, लेकिन अब तो ये हो गया है कि स्कूल के अंदर से ही उन्होंने पूरा बॉक्स बना के रखा हुआ होता है स्टेशनरी का, और स्कूल वो जाता है उनकी फेवरेट शॉप पे, वहीं से उठाना है। स्कूल भी दे रहे हैं, ऐसे ही है, पूरा बैग पैक जा रहा है तलहा। यानी स्कूल खोलने 5-6 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, यानी जिंदगी हो जाएगी आसान। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की। मुआशी तौर पर हम बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया था कि हमने अपने एग्रीकल्चर को खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया है। जो हम एक्सपोर्ट करते थे आज इम्पोर्ट कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलात से 2-4 हैं। राइट, एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया गया। किसान के बहुत बुरे हालात हैं। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सिंध के नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर और बड़े सीनियर एग्रीकल्चरिस्ट, आबादगार बोर्ड से आपका ताल्लुक है, नदीम शाह मोहताब शाह साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये बताइए कि इस वक्त ज़राअत
हालात का जो हाल है, मुल्क मुआशी तौर पर तबाही का शिकार है। डॉलर हमारे पास है नहीं, जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे आज इंपोर्ट कर रहे हैं। पानी का मसला है, खुद वजीर खजाना ने बोल दिया कि हम जाली पेस्टिसाइड इंपोर्ट करके किसानों को देते थे। तो लग ये रहा है कि हमने खुद गला काटा है। इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपके पास शाह साहब? देखिए जी, जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन पिछले जितने भी अरसे में आप देखें हर हुकूमत ने उसी रीढ़ की हड्डी को बाकायदा से पीटा है। बात तो बहुत करते हैं, बड़े टॉल क्लेम्स करते हैं। अगर आप ज़राअत का देखें तो ज़राअत 23% GDP में शेयर है और 44% जो है वो लेबर वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़राअत से वास्ता 80% आदमियों का है, जो खाते हैं, जो बेचते हैं, जो इसको पैदा करते हैं और जो इसका कारोबार करते हैं। लेकिन कभी भी इस चीज के ऊपर ख्याल नहीं किया गया। आप देखें कि 27 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट किए जब से, इससे पहले हम एक्सपोर्ट करते थे। जब यहाँ पे काश्तकार को कोई जरूरत होती है तो एक आने की भी सब्सिडी नहीं मिलती है, लेकिन व्यापारियों को अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं कि भाई आप बाहर से इंपोर्ट करें। अगर उस सब्सिडी का 10% भी अगर दिया जाए काश्तकार को तो हमारा ये ज़र मुबादला बच सकता है और हम बहुत जल्द ही सभी में दोबारा खुद कफील हो जाएंगे, गंदम में, चावल में और चीनी में और हर चीज में, दालों में। इन पेट्रोल के बिल के बाद सबसे ज्यादा बड़ा बिल है एडिबल ऑयल का और पल्सेस का। आप देखें कि हमारे पास पल्सेस और एडिबल ऑयल को एक आने की भी कहीं से कोई भी सब्सिडी या सपोर्ट नहीं है। हम कहते हैं आप सब्सिडी ना दें, लेकिन हमें फेयर प्राइस तो दें ना, कम से कम हर चीज का आप जो है रेट परचेजिंग का आप मुकर्रर कर लें। आप पेन लेने जाएं, आप मोबाइल लेने जाएं, दुकानदार आपको बताएगा कि भाई इसका ये रेट है। लेकिन हम जब भी अपनी प्रोडक्ट्स मंडी में लेके जाते हैं तो लेने वाला उसका तयन करता है कि वो कितने में लेगा। क्या करना है शाह साहब? वक्त की मेरे पास कमी है, मुझे प्लीज बता दीजिए इस वक्त क्या प्रॉब्लम्स हैं किसानों के सबसे बड़े और हुकूमत को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है पानी का है, कुछ ऊपर का है, कुछ नीचे का है, हाथों का। और पानी अगर 50% शॉर्ट है तो हमने इन्हें फार्मूला दिया था कि आप 15-15 दिन हर नहर को फुल सप्लाई दें। लेकिन जो सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो पावरफुल हैं, उनकी नहरें फुल चल रही हैं और जो दूसरे आम काश्तकार हैं उनकी नहरों में पानी नहीं है। और वहां पे बहुत ही बड़ी मिसमैनेजमेंट है और पैसों पे पानी मिल रहा है। तो ये बड़ी एक मिसमैनेजमेंट अपने हाथ से ये लोग कर रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट सिजावल में डिवीजन में जो है वो पानी सिम नालों में चल रहा है, क्योंकि वो सिम नाला इन्फ्लुएंशियल की फिश पॉन्ड में जाता है। आप सबसे पहले तो फिश पॉन्ड बंद कराएं, क्योंकि पहला पानी पे हक पीने का है, उसके बाद ज़राअत का है, मछलियों के लिए नहीं है। 1 एकड़ मछली का तालाब जो है वो कम से कम 100 एकड़ जमीन का पानी लेता है। तो क्या आपने कभी उनसे टैक्स लिया? कभी आपने उनसे इनकम टैक्स लिया, आबियाना लिया? नहीं। शाह साहब सुना है आमों की प्रोडक्शन भी खतरे में पड़ गई है, कोई 35% कम हो रही है, कहा जा रहा है। भाई देखें, पानी नहीं है तो आमों में जो है वो टपका शुरू हो गया है, इमेच्योर कैरी जो है वो नीचे गिर रही है, तो लाजमी वो आमों का भी मसला होगा, हर चीज का मसला होगा, हम चावल का भी मसला होगा, कपास जो लगाई है उसका भी मसला होगा। तो आप लोग इनको चाहिए कि भाई जो भी पानी दो सही तो दो। वो वहां से पंजाब से लेके चोरी शुरू होता है आके हमारे रेगुलेटर तक। सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है कोटड़ी बैराज है, जहां पे मुर्दे को गुसल देने के लिए भी पानी नहीं है। अल्लाह अकबर, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शाह जहां बोर्ड साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर आबादकार बोर्ड साहब का ताल्लुक आपने वाज़ेह कर दिया है कि पानी वडेरों की नहरों में, कैनालों में चल रहा है, गरीबों के कैनालों में नहीं चल रहा है। किसान को सब्सिडी नहीं दी जा रही है, उस कंपनी को सब्सिडी दी जा रही है जो दालें और एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और सियासत पर बहुत बात हो गई है, स्कूल की फीस पर भी हमने बहस करके देख लिया, लेकिन उसका कोई खास हासिल हमें नजर नहीं आ रहा। हर साल स्कूल की फीस पर हम बात करते हैं। जून जुलाई की ये छुट्टियां जो हैं ये बच्चों के लिए तो खुशी का सबब बनती है, लेकिन वालिदैन के लिए अजाब बन जाती हैं जब उन्हें एडवांस फी पे करनी होती है। तो खैर, एग्रीकल्चर का निज़ाम आपके सामने है, आम कम मिलेंगे, इसलिए आम खाएगा वाली सूरत हाल आपकी मुतासिर हो सकती है। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो भी इस वक्त, अगर फीचर फिल्म्स की और फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें पर्दा, तो वो बहुत ही ज़्यादा बर्बादी का शिकार हो चुकी है हॉलीवुड मूवीज़ की वजह से और फॉरेन कंटेंट की वजह से।
जी आप बताइए। नहीं, मैं कह रही कि हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा ये है कि जो मूवीज हमारे यहाँ बैन की जाती हैं इंटरनेशनली, उनको अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, इंटरनेशनल उनकी पज़ीराई इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन कर दी जाती है, जिसकी वजह से हमारी हम कहेंगे फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे होकर रह गई है। ऐसा ही है, और नए लोग जो काम करने के लिए आना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने जो है वो बहुत ही कम आपको दिखाई देते हैं, पर जब उनका काम आता है आपके सामने तो आप उन्हें पहचान जाते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक मेहमान से जो बहुत ही खास हैं। जी देखा आपने सीमाब गुल कितना एक बड़ा नाम है और कितनी ज़्यादा उनकी फिल्म्स जो हैं वो इंटरनेशनली अवार्ड की नॉमिनेट हो चुकी हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं आबिद अजीज़ जो कि प्रोड्यूसर हैं, उनकी काफ़ी सारी फिल्में जो है बहुत फेमस हुई हैं, इसमें है आई विल मीट यू देयर, वक्री जिसको कांस के लिए भी नॉमिनेट किया गया, वहाँ पे दी एंड, मुलाकात, ईदी फाउंडेशन का हमने बता दिया, लेकिन अब आज एक और मूवी जो है वो उनकी नॉमिनेट हुई है अवार्ड के लिए, हेवन ऑफ होप्स यानी कि पनाह खाना। तो इस बारे में हम बात करेंगे खुद आबिद अजीज साहब से। अस्सलाम वालेकुम आबिद अजीज, वेलकम टू द शो आबिद साहब। कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? आबिद साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप हमारे ये सिनेमा में जो है वो आपकी मूवीज़ क्यों नहीं आ रही हैं? पहले तो इस एक गुत्थी को सुलझाइए क्योंकि आवाम ये जानना चाहती है। सिनेमा में आई विल मीट यू देयर एक हमने फिल्म बनाई जिसका मैं प्रोड्यूसर था, और इरम परवीन बिलाल डायरेक्टर उस फिल्म की। ये न्यूयॉर्क में शूट की। पाकिस्तान के बड़े नाम फरहान ताहिर और कबीर खान इस फिल्म, फरहान ताहिर तो हॉलीवुड के भी काम कर चुके काफ़ी, आयरन मैन में भी। और ये फिल्म 2018 में हमने न्यूयॉर्क में शूट की थी। 2020 में ये एक दुनिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है साउथ बाय साउथ वेस्ट जो ऑस्टिन में होता है, वहाँ पे टॉप 10 कंपटीशन फिल्म्स में थी। ज़बरदस्त, बड़ी बात है। और उसके बाद पेंडेमिक आ गया। हमने इस साल सोचा कि इसको पाकिस्तान में, पेंडेमिक की वजह से नहीं लगी? पेंडेमिक की वजह से नहीं, रीज़न पेंडेमिक नहीं था, सिनेमास बंद हो गए। सिनेमास जैसे ही खुले हमने ये फिल्म प्रेजेंट की सेंसर बोर्ड को, ताकि इस फिल्म की नुमाइश पाकिस्तान में हो सके। 11 मार्च की रिलीज डेट हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दी। 9 मार्च को हमें सेंसर बोर्ड से खत आता है कि ये फिल्म बैन कर। ओहो, मतलब सेंसर ने आपको अप्रूवल नहीं दिया। एक और मूवी है जिसको सेंसर ने अप्रूवल नहीं दिया है, जावेद इकबाल, और वो यूके में कल 2 अवार्ड जो है वो जीत चुके हैं। एक फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का। आपको बहुत बहुत मुबारक हो यासिर और अबू अलाया, आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त ये अवार्ड इस फेस्टिवल में मिला है। ये भी बैन हुई है यहाँ। जी, जावेद इकबाल को कल यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड मिले, और हमारी फिल्म आई विल मीट यू देयर को 26 जून को हॉलीवुड में मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल इस फिल्म को अवार्ड दे रही है फॉर इट्स करेज एंड कॉन्शियस। जबरदस्त। क्यों होता है कि यहाँ पे जिन फिल्मों को बैन किया जाता है इंटरनेशनली वो अवार्ड हासिल कर रही होती हैं, क्या हमारे यहाँ उस नज़र से नहीं देखा जाता मूवीज़ को? क्या हमारे यहाँ कदर नहीं है टैलेंट की? रीज़न क्या है? शायद सोच का फ़र्क, पॉसिबल, ये पॉसिबल, नजरिया अलग हो सकता है। हमें डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो स्ट्रेंज लगता है, लेकिन तेरे बाजरे दी राखी सूट्स अस, तो ये रीजन हो सकता है। खैर, शायद हमारी फिल्म में आइटम नंबर नहीं था, ये आपकी गलती है, ये आपको सोचना चाहिए था पहले। लेकिन अच्छा, मजे की बात ये है कि आपका एक और प्रोजेक्ट जो कि पनाह खाना, जिसके लिए आज आप कांस भी जा रहे हैं, तो ये अब स्क्रिप्टिंग के मराहिल पर है और कांस ने इसको मतलब फाइनल कर दिया है। क्या इसका प्रोसेस जो है वो ज़रा बताइए। कैन में मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट पनाह खाना है जिसका अंग्रेजी टाइटल हेवन ऑफ होप है, वो ला फैब्रिक जो कि इंस्टीट्यूट फ्रांस से और सिनेमा ड्यू मोंड जो कि कैन का एक हिस्सा है पूरे फेस्टिवल का, वहाँ पर दुनिया भर से 10 प्रोजेक्ट हर साल सिलेक्ट किए जाते हैं जो डेवलपमेंट में होते हैं। यानी वो अभी स्क्रिप्ट के फेज में है, मतलब ये हो गया आपका प्री प्रोडक्शन वाले। प्री प्रोडक्शन से भी पहला स्टेज है। प्री प्रोडक्शन में तो स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड है, वर्कशॉप्स हम अटेंड कर चुके हैं। ये प्रोजेक्ट पहले वेनिस बिनाले कॉलेज सिनेमा में गया, फिर उसके बाद फ्रांस में एक बड़ी लैब है प्रोड्यूसर सूट फेस्टिवल ऑफ 3 कॉन्टिनेंट्स की, वहाँ गया, और अब ये ला फैब्रिक कैन में जा रहा है। ये शूट कहाँ होगा? ये शूट कराची में होगा, कराची में शूट, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अगले साल होगा। अब ये वहाँ पर वो हमारी मुलाकातें कराएंगे मुख्तलिफ यूरोपियन प्रोड्यूसर्स के साथ। तो इसकी देखिए फिल्म बनाना, इसकी फाइनेंस जो है, इसके फाइनेंस के लिए पैसे चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पैसे नहीं मिलते, ऐसा ही है, स्क्रीन नहीं मिलती ना फिल्म बना के। क्या करें, 5 फिल्में बनाई हैं पाकिस्तानियों ने, उन्हें स्क्रीन ही नहीं मिली है।
एक हफ्ते में वो फिल्में जो है वो उतार दी गई। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट की जरूरत है। सिनेमास को भी जो है वो चाहिए कि आप अपना फायदा देखें, बिल्कुल देखें, आप ही कमाने के लिए आए हुए हैं, पर मूवीज जहां पर इतनी मेहनत करके लोग बना रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें आप स्क्रीन तो दें। स्क्रीन दें, सही। अच्छा आबिद साहब, मेरा सवाल है, बकरी भी एक मूवी आपकी है जो भी वो भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है ना? बकरी कैन में भी नॉमिनेट हुई थी जी। वो कैन का एक और सेक्शन है सिनेफंडासियों, सही। वहाँ पर 2019 में दुनिया भर से 15 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए थे, उसमें पहला पाकिस्तानी प्रोजेक्ट था जो ऑफिशियली कैन में सिलेक्ट हुआ, और वो है बकरी। बकरी इंस्पायर्ड है कंदील बलोच की, इंस्पायर्ड कंदील के ऊपर बायोपिक नहीं है। ओके, ये फन फिल्म, मसाला फिल्म बनेगी, इसमें आइटम नंबर भी डालेंगे। इसमें जरूर है, अभी होप कि वो यहाँ पे फिर जो है वो सिनेमा में लग जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर हमारी सब चीजें सही जाती है तो हमारी कोशिश है कि इस साल ये फिल्म कराची में शूट की जाए इंशाल्लाह। सिमाब हमें ज्वाइन कर लिया है, इसके डायरेक्टर भी इरम परवीन बिलाल है, जिसका आई मीट यू देयर। जबरदस्त, सिमाब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आप हमारे साथ रहेंगे कंटिन्यू, और सिमाब ने ज्वाइन कर लिया, सिमाब से ही सवाल करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सिमाब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा सिमाब कि आपकी कई फिल्मों में खवातीन को दरपेश मसाइल पर बात की गई है, तो इसकी क्या वजह है? मतलब बहैसियत खातून आप ये मूवीज बना रही हैं, या वाकई आपने कोई ऐसी स्टडी की, या आपको पता चला है कि नहीं खवातीन के साथ जो है वो ज्यादा ज्यादती हो रही है? तो मैं पाकिस्तानी औरत हूँ और मुझे औरतों के मसाइल मैं समझती हूँ, और मेरी बहनें और ख़ानदान पूरा पाकिस्तान में है, और उनकी कहानियाँ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए नेचुरली मैं औरतों की कहानियाँ, उनके मसाइल के बारे में फिल्में बनाना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके कई प्रोजेक्ट हैं जो इंटरनेशनली बहुत कामयाबियां समेट चुके हैं, बहुत फेमस हुए हैं इंटरनेशनली, लेकिन अब जो रिसेंटली आपका प्रोजेक्ट है हेवन ऑफ होप्स, पहली बार पाकिस्तानी फिल्म जो कि फ्रांस के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी, थोड़ा सा हमें इसके बारे में कुछ बताइए, अपनी मूवी के बारे में। तो ये फिल्म पनाह खाना उसका उर्दू टाइटल है, और इंग्लिश टाइटल हेवन ऑफ होप है। अभी डेवलपमेंट में है, तो इसका मतलब कि अभी सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी गई है, और आगे हम फंडर्स और फाइनेंसियर्स से इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं। तो अभी बनी नहीं है फिल्म, 1-2 सालों में बनेगी, और इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकती, मगर पाकिस्तानी औरतों के बारे में है, 3 औरतों के बारे में है जो एक पनाह खाना में रहती हैं। आपने एदी फाउंडेशन पर भी महफूज घर के नाम से जो है वो एक दस्तावेजी फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई थी, वहाँ किस तरह की खवातीन से जो है वो आपका मतलब आपका एक्सपीरियंस वहाँ कैसा रहा, जो आपने ये मूवी दोबारा इस टाइटल से बनाने का सोचा? तो हमने 40 दिन गुजारे थे ईदी सेंटर्स, डिफरेंट ईदी सेंटर्स में, जबकि किंगडम ऑफ मिस्टर ईदी मैंने प्रोड्यूस की थी। एमिली सेलीस के बारे वो डायरेक्ट की थी उसने मूवी, डॉक्यूमेंट्री, और मेरे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था, इसलिए कि मुझे पाकिस्तानी कौम के बारे में बहुत समझ आई। मैंने हर किस्म की, हर तबके की औरत वहाँ पे मिली, और तलाक याफ्ता औरतें, बेवा, घर से भागी हुई लड़कियाँ, और मैंने काफ़ी गुर्बत भी देखी, और मुझे समझ आई कि पाकिस्तान में लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं। और मेरी अभी जो है पनाह खाना वो उसी एक्सपीरियंस से इंस्पायर हुई हुई है, तो उसी के बारे में है, मगर फिक्शन है, मीनिंग ड्रामा के इमेजिनरी स्टोरी है, मगर उन्हीं औरतों की कहानियाँ ऐसे, जो उन लोगों ने मुझे कहा था कि हमें कोई विजिट नहीं करता, हमारे खानदान, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड्स हमें भूल चुके हैं, और ये अगली कहानी, मेरी कहानी पनाह खाना उन्हीं औरतों के बारे में है जिनके खानदान उनको भूल चुके हैं। अच्छा सीमा, आप ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी नज़र में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को किस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए?
अभी पैंडेमिक के बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत हिट ली और बहुत ही सिनेमास थोड़े से बंद हो गए मैंने सुना है, और काफ़ी लिमिटेड फंडिंग है। जो कमर्शियल मूवीज़ हैं वो बन रही हैं मगर बहुत कम, और इंडिपेंडेंट मूवीज़ जिस तरह की फिल्म मैं बनाना चाह रही हूँ जो जिसमें पैगाम हो लोगों के लिए, उनकी सोच चेंज हो, इस तरह की मूवीज़ के लिए फंडिंग नहीं है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को थोड़ा सा सब्सिडाइज करना चाहिए, टैक्स रिबेट देने चाहिए। और ये हमारा मेरे ख्याल में जो नए स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हैं एनसीए से और ज़ैबिस से, फिल्म स्टडीज़ से, उनको सपोर्ट देनी चाहिए, उनको उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। टीवी में भी हैं माशाल्लाह, मगर आगे इंडिपेंडेंट सिनेमास के लिए उनको सिनेमास को भी सपोर्ट देनी चाहिए, मगर अगर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से तो कॉर्पोरेट सपोर्ट होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा आपने बताया कि स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं और मूवी का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। एंटरटेनमेंट की जानिब लोग ज़्यादा बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि मूवीज़ को हमारे पास अभी पैरेलल सिनेमा जो है वो तैयार नहीं है। आप साहब आपकी भी राय इस बारे में जानूंगा मैं, लेकिन पहले सिमात से एक सवाल करना चाहूँगा कि मुस्तकबिल में किन प्रोजेक्ट पर काम जारी है, क्योंकि अब आपके सामने है ये टॉपिक्स जो हैं वो सिनेमा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या जो लोग मूवी देखने आ रहे हैं वो नहीं देखना चाह रहे हैं, उन्हें एक एंटरटेनमेंट मूवी चाहिए, मल्टीवर्स देखना चाह रहे हैं वो। तो क्या अब मुस्तकबिल में क्या प्रोजेक्ट फिर आप कर रही हैं? तो मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो अभी फ्रांस जा रहा है, जो डेवलप हो रहा है, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वो है पनाह खाना। और ये फीचर फिल्म होगी, मेरी पहली फीचर फिल्म होगी सिनेमास के लिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी, मगर मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में भी ये फिल्म दिखाई जाए। और सबक आमोज किस्म की फिल्में मैं बनाना चाह रही हूँ जो लोगों को इंस्पायर करे, उनकी सोच बदले, और औरतों को, हिम्मत वाली औरतें, स्ट्रॉन्ग औरतों को दिखाना चाह रही हूँ पाकिस्तान में। सिर्फ विक्टिम्स नहीं, सिर्फ वीक और इस तरह के लोग नहीं दिखाना चाह रही मैं। सही, बिल्कुल सीमा कि आप बहुत ज़्यादा ख़वातीन की इश्यूज़ पे काम करती हैं और आप चाहती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को आप प्रमोट करें और मज़ीद इस पे काम करें। तो क्या हमारे प्लेटफॉर्म से आप ख़वातीन के लिए पाकिस्तान की कुछ एक मैसेज देना चाहेंगी? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में औरतों को उनके हकूक़ उनको नहीं मिलते और इंसाफ नहीं मिलता, और ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में कोर्ट्स और लॉज भी हैं हमारे काफ़ी, मगर उनको बेसिकली हकूक़ तब मिलेगा जब तक इंसाफ होगा और कोर्ट्स उनको सपोर्ट करेंगी। चलें, सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा आबिद साहब, जैसा कि मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब भी किया था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जब आपको पता चल गया है कि सिनेमा किस तरह की मूवीज एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या अब आप लोग अपना जॉनरा चेंज करना चाहेंगे या पैरेलल सिनेमा की तरफ ही रहेंगे? देखिए, इसको मैं पैरेलल नहीं कहूँगा। आप देखें, इंडिया में भी बहुत अरसे तक पैरेलल बनता रहा, आर्ट फिल्म बनती रही, फिर उसके बाद मिडल ऑफ द रोड सिनेमा आ गया, जो कि एक कमर्शियल और आर्ट हाउस के बीच है, और वो कितना मकबूल हुआ। उसके बड़े बड़े स्टार्स जैसे इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब उसी में से निकले। इसका मेन रीजन इनका ओटीटी भी है ना। अब नेटफ्लिक्स और अमेज़न ने इन्हें इतना फेमस किया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंटेंट वहाँ नहीं जाता है, हमारे कंटेंट वहाँ जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता? मेरे ख्याल से और एक अच्छा क्यों नहीं जाता, इसके तो रीज़न वही बेहतर जाने। ठीक है, नहीं, लेकिन अब ऐसा हमारी सिनेमाटोग्राफी डायरेक्टर अगर आप देखें, डायरेक्शन हमारी हर लिहाज से बहुत अच्छी हुई है, बहुत बेहतर हुई है। अगर हम प्रीवियसली हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कंपेयर करें अभी से, तो बहुत बेहतरी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों हम नहीं जा पाते? शायद उसका एक रीज़न ना जाने का ये है कि हमारी मार्केट बहुत छोटी है। हमारे ड्रामे बड़े पॉपुलर है, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन हमारी फिल्में नहीं देखते। इंडिया की फिल्में, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसा ही। नेटफ्लिक्स का हेडक्वार्टर्स भी एक रीजनल क्वार्टर्स भी वहीं पर है।
तो इसलिए शायद वो ये रीज़न हो सकता है कि वो पाकिस्तानी कंटेंट की इतनी डिमांड नहीं पाकिस्तानी फिल्म्स की। तो आप इसके लिए काम कर रहे हैं? नेटफ्लिक्स से आपकी कोई बात हुई? नेटफ्लिक्स हमारी बात चल रही है, जैसे अब आई विल मीट यू देयर जो कि यहाँ बैन कर दी, तो अब हमारी कोशिश है, नेटफ्लिक्स से भी बात कर रहे हैं, अमेजोन से भी कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स अमेजोन पे अवेलेबल है बाय द वे, आई विल मीट यू देयर, लेकिन सिर्फ यूएस और कनाडा। हाँ, वो उन्होंने रीजनल जो है वो कर रखा है। लेकिन नेटफ्लिक्स का तो तरीकाकार, अगर आप सीजन के लिए जाएं या शॉर्ट फिल्म के या डॉक्यूमेंट्री के लिए जाएं, तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके ऊपर अगर शूट होगा तो ही नेटफ्लिक्स एक्सेप्ट करेगा। दो चीजें, वो तो एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के लिए शायद है, जिसको देखिए या तो एक प्लेटफॉर्म आपका प्रोजेक्ट कमीशन करता है, यानी आपको पेमेंट करके आपसे बनवाता है, अगर आप उन्हें यूज करें ओटीटी के, और सेकंड होता है कि आपका वो कंटेंट रिलीज, थिएट्रिकल रिलीज होने के बाद जो है लाइसेंसिंग कर लेता है उसकी। तो ये 2-3 ऑप्शन होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान को प्रॉपर तरीके से उधर ब्रेक थ्रू, बहुत सारी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका है। वर्दा, हमारी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। हमारे आइडियाज़ को बॉलीवुड में कॉपी किया जाता है, हमारे ड्रामास के ऊपर जो है वो बॉलीवुड में मूवीज़ बनती हैं, हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, हमारे GFX आर्टिस्ट जो हैं वो कर रहे हैं। अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब की साहबजादी जो है उन्हें अवार्ड भी जो है वो अभी मिला है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क में अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस मीडियम को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसका क्या रीज़न है? अब शायद मेरे ख्याल से रीज़न यही है कि जब तक सिनेमा और एग्जिबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट ना करें, आप दिखाएं, आप उस फिल्म, जैसी भी फिल्म है उसको आप शो दें, रिस्पॉन्स तो देखें डेफिनेटली, ठीक है। लीनियंसी थोड़ी सेंसर बोर्ड की तरफ से भी नहीं, लेकिन सेंसर बोर्ड जो हम लोग मूवीज बनाते हैं पाकिस्तान में, उनको सेंसर बोर्ड पे वो बैन कर देती है, लेकिन वही अगर बाहर की मूवीज, इंटरनेशनल मूवीज दिखाई जाती है, वहां पे सेंसरशिप बोर्ड क्यों नहीं एक्टिव होती? ये भी तो मसला है। सेंसर बोर्ड से कभी डायरेक्ट ताल्लुक नहीं पड़ा, ये पहली बार मैं यहाँ गया था। आपसे सवाल करना चाहूंगी एक, अबे साहब कि 21 साल तक आपने बैंकिंग की है, ठीक है, 21 साल तक बैंकिंग करने के बाद फिर आप प्रोडक्शन की तरफ आ गए हैं, तो क्यों, क्या सोचे, कोई मैसेज देना चाह रहे थे? इस बारे में भी आपसे बात करूंगी, लेकिन शायद ब्रेकिंग है कोई हमारे पास फहीम अभी? जी अभी इसका जवाब ले लेते हैं। जी शायद मैं कभी बैंकर होने के लिए था ही नहीं, हालांकि 21 साल मैंने काम किया, 2013 में बैंकिंग छोड़ी, उसके बाद मैं आर्ट की फील्ड में आ गया। मैंने एक आर्ट गैलरी, आर्ट इनिशिएटिव बनाया, फिल्मों का पुराना बचपन का शौक था, तो जो पहला मौका मुझे मिला उसमें मैं फिल्मों में घुस। लेकिन आपने हमेशा ये सोच के ही मूवीज बनाई है कि आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगे, जैसे सीमाब ने कहा कि हमेशा चाहते हैं कोई एक मैसेज हो आवाम के लिए। मैंने ये सोच के बनाई कि जब आप देखें 2007 में खुदा के लिए आई, उसके बाद बोल और कुछ और चंद और फिल्में आई, और सबने पाकिस्तान में बात करना शुरू कर दी कि पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल हो गया। ऐसा ही है, ठीक है। मुझे लगा रिवाइवल इस तरह से नहीं होगा। मैंने बहुत फिल्में देखता हूँ, मैं हफ्ते में 20 फिल्में देखता हूँ, बहुत 30-35 साल से इस तरह से। तो इसका मैंने सोचा कि नहीं जी, कुछ करके दिखाना है। हम कोई दुनिया में बड़े फेस्टिवल्स में नहीं पहुंचे थे। मैंने ऐसे लोगों से, सीमाब, इरम और लोग हैं जिनके साथ मैंने बात करना शुरू की, और हम दुनिया भर में इस वक्त पहुंचना शुरू हुए, पाकिस्तान का एक नाम बनना शुरू हुआ। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं न्यूज़ आपके नाजरीन को देना भी ये चाहता हूँ कि हमारी तो प्रोजेक्ट इन डेवलपमेंट है, बकरी भी और पनाह खाना अभी, लेकिन इस साल 2022 में पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 साल में एक प्रॉपर पाकिस्तानी फिल्म वहां पर सिलेक्ट हुई है। अरे वाह, जो दिखाई जा रही है वहां। जबरदस्त। कौन सी फिल्म का नाम है जॉयलैंड, और उसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं साइम सादिक, ये बहुत एक प्रोड्यूसर जो है वो सरमद खूसट है, ये बड़ी अचीवमेंट है। प्रोड्यूसर अपूर्वा है। बिल्कुल आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वो इस इंडस्ट्री के दुनिया भर में ले जा रहे हैं। इस वक्त जो अनसर्टिनिटी है वो मार्केट को दबाव में लिए हुए है। इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ रही हैं, डॉलर पाकिस्तान में बुलंद तरीन सतह पे है, स्टॉक मार्केट गिरती जा रही है रोजाना, मुश्किलात से दो चार है पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आ रही है, लेकिन सैडली इस वक्त तक फाइनेंशियल पॉलिसी मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं हो रही पाकिस्तान की, ताकि इन मुश्किलात से कुछ हल, रिलीफ पाकिस्तानियों को मिल सके। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और आपको दिख रहा होगा ब्रेक में मैं काफ़ी सारी गपशप कर रही हूँ, लेकिन मैं किससे गपशप कर रही हूँ ये बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने कहा भाई पॉलिटिक्स से बात हो गई, एग्रीकल्चर में बात हो गई, प्रेडिक्शंस ले ली गई, और उसके बाद
फिल्मों पे भी बात हो गई, एंटरटेनमेंट के हवाले से भी हमने जिक्र किया, लेकिन अब थोड़ी सेहत पे भी तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि गर्मियाँ जिस शिद्दत से बढ़ रही हैं, हीट वेव आ रहा है, कैसे अपने आप को संभालें, किस तरह की डाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि कहते हैं कि सब्जियाँ और फल खाएँ और बीमारियों को दूर भगाएं। ताला ने तमाम सब्जियों फलों में बेशुमार किस्म की नेमतें रखी हैं उनको हमें, और पाकिस्तान में स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे हमें सीजनल फ्रूट मिल जाता है। हर सीज़न का अलग फ्रूट आता है, तो हमें यही मज़े होते हैं कि भाई जिस सीज़न में ज़्यादातर ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर पानी का इंटेक ज़्यादा करना है आपने, तो हमारे पास वाटरमेलन, तरबूज गर्मियों में आ जाते हैं, उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अपनी डाइट कैसे रखें, क्योंकि आजकल डायरिया, गैस्ट्रो, गर्मी में कुछ खाने का दिल नहीं चाहता, कुछ पीने का दिल नहीं चाहता, आपको दिल चाहता है बस ठंडे आप ड्रिंक्स लेते रहें, उससे फिर आपकी तबीयत भी ख़राब होती है, गला ख़राब हो जाता है। तो कैसे मैनेज करें इस गर्मियों में, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट, आप अक्सर देखते रहते हैं शोज़ पे, टेलीविजन पे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपकी स्किन भी ग्लो कर रही है, क्या राज है मुझे बताएं? कितनी सब्जियां? वही तो बताने आई वही बताने आई हूँ। हम लोग वही अपनी दोस्ती में सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे माशाल्लाह। तो बताएंगे, एक तो पानी इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता क्योंकि ब्लोटिंग हो जाती है, प्यास नहीं बुझती है, गर्मी इतनी शदीद हो रही है। किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या खाएँ क्या ना खाएँ? अच्छा, पानी के बारे में आपने बात की, दिल नहीं करता, लेकिन यकीन करें कि अगर वाकई चाह रहे हैं कि स्किन ग्लो करे और हम एंटी एजिंग की तरफ भी जाएं और रिंकल्स भी ना करें अपने स्किन पे पैदा, तो फिर अलार्म लगा लगा के पानी पिएं। मतलब अलार्म लगा लगा के पानी पिएं। एक तो ये टिप इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो विटामिन सी पे इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा। इसी तरीके से भी। अच्छा, विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती हैं ना? विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, विटामिन सी के सीरम बहुत अच्छे आते हैं, विटामिन सी सब्जियों में बहुत अच्छा है। मतलब ये कि सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हम पार्लर्स और कपड़ों के अंदर कर रहे हैं, तो विटामिन सी को खाने और लगाने में इन्वेस्ट करें। जैसे किस तरह से, पहले तो मुझे ये बताएं कि आयशा, जिस तरह से गर्मी हो रही है, ठीक है, दिल चाहता है बस पानी पीते रहो, लेकिन आप 2 ग्लास एक साथ पी लें तो फिर आपको ब्लोटिंग फील होना शुरू हो जाती है, ऐसा तो बहुत भारीपन हो गया, फिर खाना नहीं खाया जाता, या गर्मी इतनी शदीद है रोटी सालन देख के दिल ही नहीं चाहता कुछ खाएं। तो हम किस तरह की वेजिटेबल्स का इंटेक कर सकते हैं, हम क्या खा सकते हैं अपनी डाइट? हम वो तमाम तर वेजिटेबल्स ले सकते हैं जिसके अंदर विटामिन सी मौजूद है, ठीक है। कुछ नाम बताएं, मैं अपने अच्छा, उसमें एक तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा सा सैलड बोल तो दोपहर के लिए बना ही लें, और डिफरेंट रेसिपीज़, आप तो इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बताती हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, नॉलेज बहुत अच्छा होता है। उसमें कभी आपने कॉर्न्स डाल लिए, ठीक है, वहाँ से भी आपको फाइबर मिल गया, विटामिन सी मिल गया, कभी बीन सैलड ले लिया, कभी आपने चिकन के ट्रंक्स ले लिए, ठीक है, कभी उसमें लेमन स्क्वीज़ कर लिया। अच्छा, कभी आपने ऑलिव ऑयल के अंदर ज़रा सा लहसुन अदरक को सोटे करके लेमन स्क्वीज़ कर लिया, ये इतना अच्छा जो है ना आपका ड्रेसिंग बन जाती है, ठीक है, सैलड ड्रेसिंग जिसको हम कहते हैं। तो ये डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ आप सैलड बोल ले लें, उसमें आपकी सारी कॉम्बिनेशन आ गई। अच्छा, मूलियाँ जो हैं अगर आप ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देती, बहुत ज़्यादा ना लें, लेकिन मूली वाटर की इंटेक उसमें बहुत अच्छी होती है, उसकी वजह से आपकी वाटर इंटेक बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, और कहते हैं ना खीरा भी आप ज़्यादातर इस्तेमाल खीरा, करें, टमाटर, ककड़ी, गाजर, ठीक है, उसके बाद सलाद का पत्ता, आइसबर्ग लेटस, जितने आप ले सकते हैं, ठीक है। और जूसेस के बारे में, जैसे आपने पानी के बारे में कहा कि आपको अच्छा फील नहीं करता, आप ब्लोटेड हो जाते हैं, मिंट लेमनेड बना लें। पुदीने के पत्ते, छोटे से पॉट में अपने पास पुदीना ग्रो कर लें, कुछ पत्ते आपने लिए, उसको स्क्वीज़ किया, ठीक है, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, क्योंकि हमने अपने मिनरल्स का लेवल भी ठीक रखना है ना। अच्छा, हाइड्रेशन के साथ नमक और काली मिर्च की जगह क्या हम काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। काला नमक बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जिन लोगों को बीपी की शिकायत होती है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इसको इस्तेमाल कर लें, उससे उनका रेज नहीं होगा ना एलिवेटेड, उनका हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और गर्मियों में आपका स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, ये एक प्रॉब्लम है, गर्मियों में आपका स्टमक अपसेट रहता है, क्या कहते हैं ना, कि गर्मी हो रही, मैदे की गर्मी हो गई, आपके मुंह में छाले होना शुरू हो जाते हैं, खट्टी डकारें आती हैं, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक तो आपने ज़ीरे का इस्तेमाल और दालचीनी का इस्तेमाल वो रेगुलर रखना है, ठीक है। उसका आप पानी पका लें 2 ग्लास में, और 1 पानी आप रेगुलर रहें, आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, योगर्ट को ना आप भूलें बिल्कुल भी। दही का इस्तेमाल, आप बच्चों को भी लस्सी का इस्तेमाल करवाएं। आप देखिए, आप 2 महीने बच्चों ने घर पे रहना है, जून और जुलाई का मंथ जो है बच्चों ने हमारे साथ स्पेंड करना है,
उनको आप लस्सी बना के दे दें, उनको दही का रायता, तो क्या हुआ कि कैल्शियम भी उनके अंदर चला गया। 2 महीने के बाद जब वो बच्चे दोबारा स्कूल में जाएंगे, आप देखें कि उनके हाइट के ऊपर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा और उससे पेट भी ठीक रहता है। अच्छा, फ्रिज से बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ें ना रखें। हमारा तरबूज जो है ना वो एक बेहतरीन सोर्स है, आपको हाइड्रेशन लेवल्स आपके इतने अच्छे रखता है, स्किन के लिए इतना अच्छा है। लेकिन तरबूज के साथ ये एक प्रॉब्लम है और खीरे के साथ भी, उसके ऊपर बच्चे भी पानी पी लेते हैं, हमने भी पानी पिया, उसके बाद हम कह देते हैं कि तरबूज में प्रॉब्लम थी। भाई कुछ चीज़ों के साथ आपको नहीं लेना। अच्छा, जैसे हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे कि तरबूज पे, खरबूजे पे, खीरा खा के पानी ना पियो, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप इनके साथ पानी का इस्तेमाल ना करें। कितने देर बाद पानी पिए आप? 20-25 मिनट्स के बाद ले सकते हैं। 20-25 मिनट का गैप दे दें। और दूसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक ये होती है कि चाय और कॉफ़ी हम ले रहे होते हैं, हम वैसे भी ले रहे हैं, ठीक है, हम चाय और कॉफ़ी के बाद हम नहीं चल सकते ना, हमारी सुबह आंखें ही नहीं खुलती हैं भाई, सबसे पहले खुलती, हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, माइग्रेन स्टार्ट हो जाते हैं, आपको आदत पड़ी हुई है, एडिक्शन है, कैफीन लेवल, और सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है आपको कॉफ़ी और चाय अर्ली मॉर्निंग। एग्जैक्टली, मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि ये आपके जिस्म से सारा पानी निकाल देते हैं, ये भी, और कोल्ड ड्रिंक्स भी, इसके अंदर कैफीन होता है और वो डायोरेटिक होती है पानी। तो चाय अगर आप ले रहे हैं ज़रूर लें, क्योंकि उसके बाद आप बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो 1 कप के साथ आप 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर लें। उससे क्या होगा कि वो पानी आपका ज़ाया नहीं होगा, स्किन ग्लो करती रहेगी। सही। और बेहतरीन ऐसे सिरम रात को लगाएं, रात को सोने से पहले विटामिन सी के, और ऐसा सनब्लॉक बाहर जाते हुए लगाइए जिसमें विटामिन सी शामिल हो, ताकि वो जो स्कॉर्चिंग हीट है, जो हीट वेव आई हुई है। तीसरी बात, बाहर आप जा रहे हैं अपने सर को कवर करके जाएँ, ठीक है, ताकि ये वाली प्रॉब्लम ना हो कि आपका सर कवर नहीं है। सही, आप क्या कहते हैं, एक तो सर कवर नहीं है, वाकई बात सही। दूसरी बात ये मुझे बताइएगा कि तुख्मे बालंगा कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके मैदे के लिए बहुत ठंडक आपको रखता है मैदे में, तो वो किस तरह से, क्या उसका डेली इंटेक सही है? डेली इंटेक बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कर सकते हैं कि आपने रात के वक्त तुख्मे बालंगा को भिगो दिया, ठीक है, और उसको आपने रख दिया, बेशक आप उसको फ्रिज में रखते हैं, और सुबह के वक्त आप उसको अगर निहार मुँह इंटेक करते हैं तो वो थोड़ा सा फूल जाता है, ठीक है। उसके अंदर आप इस्पगोला हस्क ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। तो जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि पानी का इंटेक इतना ज़्यादा नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं, तो वो आप सुबह के वक्त निहार मुँह ले लें, आपका कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, बहुत अच्छा। और वो आपके डेफिनेटली आपके हीट के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छी हमारी डॉक्टर बिल्किस आपा, जिसको बिल्किस आपा के नाम से जानते हैं, उन्होंने इतना अच्छा एक टोटका, मैं कहूँगी रेमेडी बताई थी, जो मैं चाहूँगी कि तमाम व्यूवर्स तक पहुँचे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कब्ज़, और वो इतना अच्छा बोलती हैं कि कब्ज़ जो है वो तमाम बीमारियों की माँ है। वो कहते हैं अगर आपको कब्ज़ है तो यानी कॉन्स्टिपेशन है तो आपको मज़ीद बीमारियाँ लगेगी ही लगेंगी। तो आप सिंपल एक काम करें कि आप अपनी नाफ में यानी कि बेली बटन में सोने से पहले 1 टीस्पून आप कैस्टर ऑयल डाल लें और डाल के सो जाएं, तो आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाएगा। और आपने बताया कि तुख्मे बालंगा से भी ये मसला हल हो जाएगा। तुख्मे बालंगा से मसला हो जाएगा। और आप ये देखें कि यही बात मैं आपकी ऐड करूं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो अचानक बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, तो जो घर में मदर इन लॉज होती हैं या आपकी वालिदा हैं, वो यही एडवाइस करती हैं कि नाफ के अंदर आप कैस्टर ऑयल डाल दें या उसको उल्टा करके और कैस्टर ऑयल जो है उसका मसाज कर दें, तो उसकी जैसे ही बच्चे की कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है, बच्चा एकदम पुरसुकून हो जाता है, सो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन तो बहुत तकलीफ देती है। सही, चैलेंज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। आपने हमें बताया कि हमें फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रखना है, और अगर आप चाहें तो आप मॉर्निंग में अगर आपसे कुछ खाया नहीं जाता, आप कोई स्मूदी बना किसी भी फ्रूट की आप ले सकते हैं। बिल्कुल स्मूद की ले सकते हैं, जो भी आपको फल उस वक्त मुयसर है आप उसकी अच्छी सी स्मूदी बना के ले लें। बस कोशिश ये करनी है कि कैलोरीज जो हो ना वो तमाम चीज़ें खाएं जिनकी कैलोरीज कम होती हैं। जितनी आप हाई कैलोरीज वाली चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा हैवी शेक्स हो गए या मिर्च मसाले वाली चीज़ें या तेल चिकनाई वाली, उनको बर्न करने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, उससे आपको गर्मी और हीट और ज़्यादा लगेगी। सही, ये बात तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि अब आपने मिर्च मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। आपने अगर आपसे कुछ खाया ना जाए तो आप स्मूदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन डॉक्टर आयशा। आप चलते हैं फ़हीम की तरफ और देखते हैं फ़हीम के पास क्या न्यूज़ है। जी फ़हीम, बताइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वर्दा। और मैंने अभी सुनी आपकी बात, बहुत ही ज़बरदस्त हमें नुस्खे और इलाज मिल गए। कॉन्स्टिपेशन पर भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी और इस पर एक मूवी भी आई है
पीकू नाम की, वो भी आप देख सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। उस वक्त फिल्मों पर पाबंदी नहीं थी जब ये मूवी आई थी। खैर बात करते हैं जी फिल्म इंडस्ट्री की। ईद उल फितर के मौके पर 5 पाकिस्तानी फिल्में जो हैं वो रिलीज हुई, जिन्होंने कबल अज़ वक्त ही इतनी प्रमोशन कर दी थी कि लग रहा था मूवी सुपर हिट होंगी। स्टोरीज और कंटेंट की बात अगर की जाए, कास्ट की बात की जाए, तो बेहतरीन मूवीज थी, अच्छी मूवीज थी और देखने लायक भी थी। ये रिव्यूज हैं उस मूवी के, उन तमाम मूवीज के। लेकिन इसके बावजूद सिनेमा मालिकान ने उन मूवीज को स्क्रीन्स नहीं दी। 7 दिन के अंदर ये स्क्रीन्स हटा दी गई और गैर मुल्की कंटेंट जो कि मार्वल की एक मूवी रिलीज हो गई थी उसे जो है लगा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया उस मूवी के जरिए इन मूवीज को। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम शमून अब्बासी। शमून अब्बासी, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे क्या वजह है पाकिस्तानी फिल्में उतार कर गैर मुल्की फिल्में लगा देना? क्या है पाकिस्तानी मूवीज के साथ ज्यादती नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं गैर मुल्की फिल्मों के लगने को ज़्यादती के ज़ुमरे में तो नहीं शामिल कर सकता। ज़्यादती तो बिल्कुल नहीं कह सकते इसको। बात यह है कि 4 फिल्म्स लगी हैं इस महीने में, यानी इस पर्टिकुलर डे पे, ईद के, और एक फिल्म जो है उनमें से, जो जहाँ तक मुझे रिपोर्ट्स आई हैं, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और लोग उसको देखने भी जा रहे हैं। और उसके बारे में कोई ऐसी बात हमारे सामने, मतलब ज़ाहिर है, जब मैं खुद नहीं गया देखने, तो मैं ऑडियंस ही अपने आप को कहूँगा कि मैं इंटरनेट के थ्रू और ख़बरों के थ्रू जो खबर मिलती है वो यही है कि वो फिल्म चल रही है और उसने कदरे बेहतर जो है बिजनेस किया। तो ज़्यादती तो नहीं मेरे ख्याल में हुई। अच्छा शमून, आप खुद भी प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या सिनेमा घर मालिकान के लिए कोई ऐसा कानून नहीं कि पहले पाकिस्तानी फिल्मों को तरजीह दी जाए, उसके बाद गैर मुल्की मूवीज को स्क्रीन दी जाए? अच्छा, जहां तक इस कानून की बात है, तो देखिए, बात यह है कि बिजनेस तो ये पूरी दुनिया में इसी तरह ही होता है कि जब कोई फेस्टिव, इस तरह के कोई सीजन आते हैं, तो उस पर फिल्में जो है वो फौरी तौर पर लाइनअप होती हैं। और ये जो रोस्टर होता है, ये जो स्केड्यूलिंग होती है, ये सालों पहले होती है। यानी जिस नौयत की हॉलीवुड मूवीज़ बनाते हैं, उनमें ये नहीं होता कि ये सब सर जोड़ के बैठते हों 5 लोग और सोचते हैं कि जी चलो अब इस पे लगा देते हैं और उस पे लगा देते हैं। ये बहुत पहले प्लानिंग होती है, सीजनली देखा जाता है। दुनिया में और फिल्मों की भी स्केड्यूलिंग को देखा जाता है कि कौन सी फिल्म लगेगी, तो उसके एवज हमारी फिल्म कब लगनी चाहिए और कब नहीं। तो ये सारी कैलकुलेशन सिनेमाज में होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं और उसके बाद फिर ये सारे फैसले होते हैं। तो देखिए, मेरा हमेशा से ये कहना है कि ये फिल्में आती रहेंगी, इन फिल्मों को चलना है और ये नहीं हो सकता। और अगर आप नोट करें तो हॉलीवुड ने अब अपनी जो लो बजट मूवीज थी उन पर टाइम लगाना बंद कर दिया है सिनेमा में। अब वो सारी OTT चैनल पे जा रही हैं। बिल्कुल, जो DC है, मार्वल है, इस तरह के लेवल की फिल्में तो दुनिया में हर जगह चलती हैं। अच्छा शमून, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बेहतरीन मूवीज बन रही हैं, हर चीज़ हमारी अच्छी हुई है, डायरेक्टर हम अगर देखा जाए एज ए डायरेक्टर भी, सिनेमाटोग्राफी भी, लेकिन इसके बावजूद ये क्या वजह है कि जो गैर मुल्की मूवीज़ हैं वो ज़्यादा लगा दी जाती हैं? तो इसके बारे में एक्टर्स की क्या सोच है, वो क्या कहते हैं इस बारे में? ये मुतय्यन करना बड़ा मुश्किल है कि क्या वो वाकई बेहतरीन थी। आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर जो एक वेव चलती है अमूमन, वो मतलब एक ख़ास राय होती है और वो मेरे ख्याल में उस राय को फॉलो करना चाहिए हमें। वो किसी भी मामले में हो, वो पॉलिटिक्स हो, वो सिनेमा हो, जो तनकीद होती है उस तनकीद को हमें अब जो है वो एम्ब्रेस करना होगा। उसकी वजह यह है कि जब आम आवाम, आपकी यूथ जो फिल्म जिनके लिए बनती थी और बनती है, जब वो अपने आप को अपनी ही यूथ से, यानी अपने जो एक्टर्स हैं, यंग एक्टर्स है ना, पहले तो ये होता था कि नदीम साहब थे, बेग साहब, अपना मोहम्मद अली साहब थे और लोग थे, तो चलो वो समझ में आता था कि जी एक 56 साल का आदमी जो है वो मैट्रिक अभी करके घर आए हैं, तो वो उन चीज़ों से तो अब निकल गए। अब हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस यंग हैं, तो उनको तो लोग रिलेट, उनको हमारी यूथ को चाहिए कि वो करते।
लेकिन जो सब्जेक्ट्स उन बच्चों को जी शमून, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फिल्म तबा फिर जो है वो खसारे की जानिब बढ़ रही है। हमें नहीं मालूम तला कि क्या होने जा रहा है, किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री जो है वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव आता रहता है। एक वक्त था जब हमारे पास मूवीज आती थी बेहतरीन, जिसके अंदर टीपू सुल्तान मूवी रही है, जिसके अंदर हमारे पास जरका मूवी बहुत अच्छी, गुलामी और फलस्तीन ये मूवीज थी। फिर उसके बाद हम चले गए एक खास मखसूस तबके के लिए, जब इंडस्ट्री कराची से मूव हुई। अब वापस आई है इंडस्ट्री, तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय तला? फैम खुद सोचिए, कॉमन सेंस, अगर आपने गुफ्तगू गौर से सुनी हो तो शमून ने क्लियरली कह दिया कि मैंने इस फिल्में नहीं देखी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब शमून अगर फिल्में नहीं देखना चाह रहे हो तो आवाम का क्या कसूर है? दूसरी चीज ये है कि 4 फिल्में एक साथ रिलीज कर दी, नहीं आती तो एक भी नहीं आती, 6-6 महीनों तक 5 एक साथ रिलीज कर दी। तेरे बाजरे दी राखी को काउंट करें प्लीज। कॉमन सेंस। सईद नूर साहब, एक वायरल वीडियो हमारी टीम ने निकाली है, शादी के दिन को यादगार बनाने के लिए दूल्हा दुल्हन ने क्या किया, जरा वीडियो देखिए आप ये गौर से, और इस वीडियो में देखा जाएगा कि किस तरीके से इस दिन को रिमेम्बरिंग किया गया है। कुछ आग वाग जलाई गई है। ओह माय गुडनेस, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, कपड़ों पे आग लगा दी है भाई। वाह वाह, इसे कहते हैं दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। पर ये पाकिस्तानी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर आप देख सकते हैं रोशनी जो है वो पीली है। सही, खैर कुछ भी हो सकता है आजकल वीडियो वायरल होने के। इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त खत्म होता है, फिर मुलाकात होगी आपसे। अरे वाह, 9 बजे देखना मत भूलिएगा। दुनिया बोल है। अल्लाह हाफिज। कंट्रोल है दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।